की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक साहित्य सौरभ का कहानी साहित्य का एक नया पाठ व्यथा का सरगम पढ़ने वाले हैं। व्यथा का सरगम नाम से ही पता पड़ता है कि किसी की व्यथा, किसी के दुख की कहानी है। क्या है कहानी वह हम आगे देखेंगे। कहानी पढ़ने से पहले लेखक का परिचय जान लेते हैं। अमृत राय 1921 से 1996 ईस्वी तक इनका परिचय देख लेते हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के यशस्वी सुपुत्र एवं श्रेष्ठ अनुवादक, उपन्यासकार, निबंधकार, समीक्षक। समीक्षक का अर्थ होता है क्रिटिक। अमृत राय का जन्म सन 1921 ईस्वी में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ है। अमृत राय प्रेमचंद जो बहुत हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार हैं, उनके छोटे बेटे हैं। उन्होंने अपने पिता की तरह श्रेष्ठ अनुवादक व जीवनीकार, व्यंग्यकार और समालोचक के रूप में ख्याति प्राप्त की। वे प्रगतिशील साहित्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। वे नाट्य लेखन में भी सक्रिय रहे। अंग्रेजी, बंगला और हिंदी भाषा पर इनका समान अधिकार था। अमृत राय जी का विवाह मशहूर लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बेटी सुधा चौहान से हुआ था। इनकी पत्नी सुधा ने सुभद्रा कुमारी चौहान तथा अपने पिता लक्ष्मण सिंह जी की संयुक्त जीवनी लिखी, मिला तेज से तेज। इनका निधन सन 1996 ईस्वी में हुआ। संपादक प्रेमचंद की बिखरी रचनाओं के संपादन के अतिरिक्त इन्होंने हंस का भी संपादन किया। ये नई कहानी के भी संपादक रहे हैं। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां देखते हैं। साहित्य में संयुक्त मोर्चा, सुबह का रंग, लाल धरती, नई समीक्षा, नागफनी का देश, हाथी के दांत, अग्निशिखा, फांसी के तख्ते से, कस्बे का एक दिन, गीली मिट्टी, कठघरे, जंगले, सहचिंतन, भटियाली, आधुनिक भावबोध की संज्ञा, बदरस, चतुरंग, सारंग और धुआं। यह सारी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। उपन्यास इन्होंने बीज नाम का उपन्यास लिखा। इनके कहानी संग्रह का नाम है तिरंगा कफन।
जीवनी, जैसा कि हम जान ही चुके हैं कि इन्होंने अपने पिता, जो एक विख्यात हिंदी साहित्यकार हैं, उनकी जीवनी लिखी, कलम का सिपाही। अनुवाद स्पार्टाकस, आदि विद्रोही, हेमलेट, समरगाथा, यह इन्होंने अनुवाद किए। कुछ और बातें जानते हैं अमृत राय जी के बारे में। अमृत राय प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार, समीक्षक तथा अनुवादक के रूप में आधुनिक कहानीकार हैं। प्रसिद्ध उपन्यासकार, प्रगतिशील साहित्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका जन्म वाराणसी में हुआ। पिता की तरह मूलतः कहानीकार व उपन्यासकार, व्यंग्यकार और समालोचक भी। अपने पिता की जीवनी लिखने के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य के संयुक्त मोर्चा के लिए भी इन्हें प्रसिद्धि मिली। नाट्य लेखन में भी सक्रिय रहे। अंग्रेजी, बंगला और हिंदी भाषा पर समान अधिकार था इनका। तीनों भाषाओं में इनकी अच्छी पकड़ थी। ये प्रगतिशील साहित्यकारों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अमृत राय जी को देश विदेश के कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्होंने व्यंग और समालोचनाएं भी लिखी। प्रेमचंद की जीवनी, कलम के सिपाही को इनका एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा सकता है। कहानी तथा ललित निबंध के लेखन में यह संपूर्ण भारत में विख्यात हुए। उन्होंने उर्दू साहित्य में भी काफ़ी कुछ लिखा। पहला उनका लेखन उपन्यास बीज लिखकर शुरू हुआ। उन्होंने चिट्ठी पत्री नामक 2 खंडों की एक किताब मदन गोपाल जी के साथ संपादित की। उन्होंने अपने पिता के लिखे हुए 236 पत्र
दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी, जो कि 3 मूर्ति हाउस में है, उन्हें समर्पित कर दी। इनका निधन इलाहाबाद में 75 साल की उम्र में हुआ, 1996 में। आज भी वे अपने साहित्य के रूप में हमारे बीच में विद्यमान हैं। अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने भी हिंदी साहित्य में बहुत ख्याति अर्जित की और अपने जाने के पश्चात भी अपने लेखन के द्वारा याद किए जाएंगे। इनका उपन्यास बीज तथा कहानी संग्रह तिरंगा कफन बहुचर्चित रहा। इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। बहुत बाद में अमृत राय यह महसूस करने लगे कि उनके लिए किसी शिविर में बंधना कतई आवश्यक नहीं है। वह बस अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए साहित्य जगत की निरंतर सेवा करते रहे। आइए आज हम उनके द्वारा रचित एक पाठ, जिसका नाम व्यथा का सरगम है, पढ़ते हैं। पहले पाठ का सार देख लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने दूसरे महायुद्ध के दौर की वास्तविकता को चित्रित किया है। विभाजन के दौरान दोनों कौमों के लोग एक दूसरे की कौम को जड़ से मिटा देना चाहते थे। एक दूसरे की हस्ती को मिटा देना चाहते थे। जिसे जहां मौका मिलता था वह अपना क्रोध व्यक्त करता रहता था। यहाँ तक कि स्थिति इतनी विकट थी कि एक नारी की अस्मत भी इनके लिए कुछ नहीं थी, अर्थात नारी की इज्जत की भी परवाह नहीं थी। ऐसे आताताइयों को, दंगाइयों को कहानी के पात्र
बन्नों को कुछ लोगों ने अगवा किया था, उसकी अस्मत लूटने की कोशिश की थी और वह किसी प्रकार वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकली थी। वह जिला हजारा की रहने वाली थी। उसके पड़ोसी उसकी व्यथा दूसरे लोगों को बताते हैं। एक दिन वह कुएं से पानी भरने गई थी। तब उसने वहां देखा कि कुछ नौजवान एक लड़की को उठा लाए हैं और उसके साथ उसी प्रकार अत्याचार कर रहे हैं, उसकी अस्मत को हानि पहुंचा रहे हैं। बन्नू प्रथम तो मन ही मन दूसरे कौम की लड़की पर होते इस अत्याचार को देखकर खुश होती है और कुछ पल के लिए उसे यह लगता है कि यह ही सही है, क्योंकि उसके साथ भी तो इसी प्रकार अन्याय का बर्ताव किया गया था और वह चाहती है कि उस लड़की के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार हो ताकि उसके साथ जो गलत हुआ है उसका वह बदला महसूस कर सके। उसे अपनी आपबीती याद आती है। वह हिंदू मुस्लिम के फर्क को याद कर यह सोचकर खुश होती है कि हिसाब बराबर किया जा रहा है और ऐसा ही होना ठीक है। एक दिन इसी तरह उसके साथ भी किया गया था। आज उस बात का हिसाब चुकता हो जाना चाहिए। कहानी में देश विभाजन की त्रासदी हिंदू मुस्लिम के मन के बैर का हिसाब चुकता किया जा रहा है, ऐसा बन्नू सोचती है। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। उसके अंदर की इंसानियत, सच्चाई और अच्छाई उसे इस बात का एहसास दिलाती है कि उसे भी इसी प्रकार उठाकर लाया गया था और वह कितना बेबस महसूस कर रही थी। उसे कितनी पीड़ा का एहसास हुआ था। वो कभी नहीं चाहेगी कि किसी और नारी पर भी उसी प्रकार अत्याचार हो। वह
याद करती है कि वह खुद किस प्रकार बेबस थी और आज यह दूसरे कौम की नारी भी उतनी ही बेबस है और उसे इंसानियत के नाते उसकी सहायता करनी चाहिए, न कि उसके दर्द, उसकी पीड़ा पर खुश होना चाहिए। वह बिजली की तेजी से लपक कर उस झोपड़ी के भीतर घुस जाती है, जहां कुछ नौजवान उस लड़की पर हैवानियत का व्यवहार कर रहे थे। वह बिल्कुल बिना डरे, बिल्कुल बिना घबराए उस लड़की की मदद करने के लिए आगे आती है। उसमें से कुछ नौजवान उस पर वार करते हैं, उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वह महसूस करती है कि जिस भेड़ियों सी निगाहों से ये नौजवान उस लड़की को घूर रहे हैं, उसे भी पहले इसी प्रकार घूरा जा चुका है। बन्नो पूरी ताकत से चीखी और चिल्लाई। बन्नो को इस तरह कोठरी में देखकर खलबली मच गई। कुछ नौजवानों ने भागने की कोशिश की। बन्नो ने एक दो जवानों पर हमला किया, मगर वे सधे हुए खिलाड़ी थे, खुद को बचा ले गए और बन्नो की तरफ लपके ताकि उसके हाथ से खंजर छीन सके। मगर इससे पहले कि वे ऐसा कुछ कर पाते, बन्नो ने बिजली की तेजी से दौड़कर उस लड़की के पेट में खंजर भोंक दिया और नौजवान संभल पाते उसके पहले ही पलक झपकते ही उसने वही खंजर अपने सीने में भी घोंप लिया। प्रस्तुत कहानी में दूसरे महायुद्ध की विभीषिका का चित्रण किया गया है। दूसरे महायुद्ध में न जाने कितने लोगों के घर उजड़ गए, जीवन और धन की हानि हुई, लोगों को अपने घर बार को छोड़कर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। जिन लोगों के घर बार छूट गए थे, उन लोगों ने मिलिट्री के द्वारा बनाए बैरकों में शरण ली थी। इन्हीं सब परिस्थितियों में लिखी गई कहानी व्यथा का सरगम की नायिका बन्नो की स्वयं की व्यथा और स्वयं के समान ही दूसरी नारी की व्यथा का चित्रण समकालीन समाज में व्याप्त कौमी द्वेष भाव को कहानीकार ने सुंदरता से
अपनी कलम से उकेरा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो पात्र सुरेश्वर रेलवे ऑफिसर है। जब वह शरणार्थियों की स्थिति को देखता है तो वह उदास हो जाता है। महायुद्ध में किस प्रकार हर इंसान कई तरीके के कष्ट भोगता है, किस प्रकार लड़ाई के दौरान मिलिट्री की बैरिकेड बनती हैं, उसमें शरणार्थियों को शरण मिलती है। मनुष्य पशुता से भागकर शरण मांगने वालों को बैरकों में रखवाता है। किस प्रकार अपने घर बार दुकानदारी से उखड़े लोग अपना सामान लिए पड़े रहते हैं। इसी गृहस्थी में घिरे बंधे वे इसी में बैरिक में ही अपनी नई दुनिया अपने लिए जगह बना रहे हैं। बीवियां रोटियां पका रही हैं, बच्चे धूल में सने हुए हैं, सहमे सहमे से खेल रहे हैं। सुरेश्वर शरणार्थियों में आई व्यथा सुंदरी बन्नों को देखता है। सुरेश्वर को यह भी पता लगता है कि बन्नों की शादी हाल ही में हुई थी और तभी मारकाट शुरू हो गई उसके गांव में। बन्नों के पति को कातिलों ने मार डाला और उसे उठाकर ले गए थे। बन्नों किसी प्रकार एक रात जान पर खेलकर वहां से भाग निकली और स्वयं इतने कष्ट से गुजरने के बाद, इतनी नफरतों से गुजरने के बावजूद भी जब वह एक दुश्मन कौम की लड़की जो उस वक्त मनुष्य मूर्खता में समझे बैठा था कि अस्मत भी बचाती है, साथ ही साथ उसे और अपने आप को खंजर भोंक कर इस व्यथा से भी छुटकारा दिलाती है जिससे वह नारी भी गुजर रही थी। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम पाठ पढ़ेंगे और समझेंगे।